पुराने समय की बात है, जब प्रतापगढ़ नाम की एक नगरी पर शेर सिंह राजा का राज हुआ करता था। शेर सिंह बहुत ही बुद्धिमान, प्रजापालक और बहुत प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान था। एक दिन की बात है, जब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तो वो चलते हुए एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा शेर सिंह जब उस राज्य से गुजर रहा था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजा की नज़र जब उस स्त्री पर पड़ी तो वह स्त्री राजा के मन को भा गई। वाह, अति सुंदर। वाह, इस कन्या की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वाह, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। अगर ऐसी सुंदर कन्या मेरे राज्य की होने वाली रानी यानी कि मेरी पत्नी बने तो मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। राजा के मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आया। राजा अपने घोड़े से उतरकर उसके पास गया और उसे कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ पर रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सुंदरी, मैं प्रतापगढ़ का राजा शेर सिंह हूँ और मैं तुम्हारे इस रूप और सुंदरता को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ। इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या सुंदरी, तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उस सुंदरी की यह बात सुनकर राजा शेर सिंह उससे सहमत हो गए। दरअसल उस सुंदरी के पिता उस राज्य के राजा थे। इसके पश्चात राजा उस सुंदरी के पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं पड़ोस के कुंदनपुर राज्य से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ और मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया तो मेरी नज़र अति सुंदर कन्या आपकी पुत्री पर पड़ी। आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में इसके लिए प्रेम बैठ गया है। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता यानी वो राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उस राजा ने अपनी बेटी की शादी राजा शेर सिंह से करने की इजाज़त दे दी। फिर राजा शेर सिंह का विवाह वो अपनी सुंदर कन्या सुनिंदा से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत सुंदर पत्नी सुनिंदा को लेकर अपने राज्य में आ गया। उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद राजा बहुत खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर औरत उसके राज्य में कहीं नहीं थी। राजा शेर सिंह अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता था। राजा अपनी पत्नी पर बहुत ही मोहित हो चुका था। राजा अपनी पत्नी के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन, हाँ, बहुत दिन हो गए। क्यों ना आज जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। और राजमहल से बाहर गए हुए भी मुझे काफी दिन हो गए हैं। सही है, इससे मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी। जाने से पहले महारानी को बताता चलता हूँ। राजा अपनी रानी सुनिंदा के पास गया और कहने लगा, महारानी जी, आज मेरा मन जंगल में जाकर शिकार खेलने को हो रहा है, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। महाराज,
आप बेशक जंगल में जाएं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिकार के लिए अकेले मत जाइएगा, बल्कि अपने साथ एक अंगरक्षक को भी लेते जाइएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने साथ एक अंगरक्षक सैनिक को लिया और जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचकर राजा को एक हिरन दिखाई दिया और राजा ने उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाया। राजा के तीर से हिरन घायल हो गया और उसका खून बहने लगा। हिरन के खून को देखकर राजा के मन में एक विचार आया और वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी सुनिंदा से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं सुनिंदा की परीक्षा लूँगा और ये देखूँगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी सुनिंदा भी मुझसे करती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा शेर सिंह ने अपने अंगरक्षक सैनिक को अपने पास बुलाया और सैनिक से कहा, सैनिक, मैं महारानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो मुझसे भी उतना ही प्रेम करती है कि जितना कि मैं करता हूँ। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे कपड़ों को लेकर जाओ। रानी सुनिंदा से कहना कि महारानी जी, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद रानी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा के वचन को सुनकर वो सैनिक कहने लगा, हाँ, लेकिन महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं है। मैं राजमहल में जाकर रानी साहबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। नहीं महाराज, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। तुम पहले ये बताओ कि तुम राजा की बात सुनोगे या रानी की, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का पोषण होता है और तुम ही मेरा कहना नहीं मान रहे। राजा की बात सुनकर वो सैनिक दुविधा में पड़ गया और फिर वह राजा की बात मानकर राजा के द्वारा दिए हुए कपड़ों को एक पोटली बांधकर राजमहल में चला जाता है। महारानी जी, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। हम लोग जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपटा मार दिया और हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण महाराज की मृत्यु होगी। महारानी जी, उसके बाद वो शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर की झपट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? तुम ही तो महाराज के साथ ही थे। हाँ महारानी जी, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और अपने प्राण बचा लिए। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंच गया। ये सब बातें सुनने के बाद भी रानी ने सैनिक की बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो सैनिक राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी सुनिंदा को दिखाते हुए कहने लगा, महारानी जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी सुनिंदा ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे विश्वास हो गया कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। रानी को महाराज की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि उसने उसी समय अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चाट लिया
हीरे के वृक्ष के प्रभाव से रानी उसी समय गहरी बेहोशी में चली गई। कुछ देर के बाद जब राजा अपने महल में वापस आया तो उसे अपनी प्रिय रानी बेहोश अवस्था में मिली। रानी की ऐसी हालत को देखकर राजा कहने लगे, मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वो मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर इसे ना देता तो आज रानी की ऐसी हालत ना होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पवित्र स्त्री जिसने मेरे छोटे से एक झूठ के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। मंत्री जी, राजवैद्य को बुलाया जाए। इसके बाद कई प्रकार की औषधियां देकर रानी का इलाज शुरू किया गया, परंतु किसी भी प्रकार की औषधि का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। महाराज, औषधियों का महारानी सुनिंदा पर कोई असर नहीं हो रहा। महारानी जी गहरी बेहोशी में चली गई हैं। महाराज, महारानी जी अब कब होश में आएंगे और आएंगे या नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे। राजा राजवैद्य की बात सुनकर चिंता में डूब गए। कुछ देर के पश्चात मंत्री जी, तुरंत अपने राज्य में ये घोषणा कर दी जाए कि जो भी वैद्य महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, हम उसे अपना आधा राज दे देंगे। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने के लिए आए, परंतु उसे स्वस्थ ना कर पाए। आखिरकार सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब तो राजा शेर सिंह बहुत ही दुखी था। तभी उस नगरी में एक सिद्ध साधु ने डेरा डाला, जिनके पास संजीवनी विद्या थी। राजा को जब इस बात का पता चला, राजा उस सिद्ध साधु बाबा के पास अपनी बेहोश पत्नी को लेकर चले गए। तभी उस सिद्ध साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो कमंडल टूट गया। राजा के वहां आने के पश्चात, राजन, तुम यहाँ पर, वो भी इतने दुखी, क्या बात है? साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है, और मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी की देखिए ये हालत हो गई है। तभी साधु महारानी को देखता है और कहता है, और राजन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। साधु अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहने लगा, देखो राजन, जिस प्रकार ये मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। साधु महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। यदि आप चाहें तो मेरी रानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी महारानी सुनिंदा से बहुत प्रेम करता हूँ। और राजन, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुंह से यह सुना तो राजा ने कहा, साधु महाराज, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। किसी भी तरह मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वो शर्त है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना देगा तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ।
राजा ने उसी समय अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया जाए और उन्हें साधु बाबा के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया जाए। साथ ही साथ ये घोषणा भी कर दी जाए कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल के जैसा कमंडल बना देगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने पूरे राज्य के लोगों में घोषणा कर दी। इनाम की लालच में सभी कारीगर सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर लेकर आए, परंतु जब सभी कमंडल का निरीक्षण किया गया तो कोई भी कमंडल उस साधु महाराज के कमंडल के जैसा नहीं था। राजन, तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। हाँ साधु महाराज, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी शर्त को पूरी नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि साधु महाराज आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। राजा के बार बार विनती करने पर साधु को उस पर दया आ गई। ठीक है राजन, मैं तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम देखकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने मृत्यु संजीवनी विद्या से एक बार फिर से रानी को जीवित कर दिया। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। साधु महाराज, मैं आपका सदा उपकारी रहूंगा। आपने मेरी प्रिय पत्नी सुनिंदा को नया जीवन दिया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दें। साधु महाराज से विदा लेकर राजा अपनी पत्नी के संग महल की ओर निकल पड़ता है। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से कई गुना ज़्यादा प्रेम करने लगा। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा खो गया कि राजसभा का सारा काम छोड़कर वह अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा शेर सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। राजा के इस व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत ही परेशान रहने लगा। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि राज्य की रक्षा करें, परंतु आप एक स्त्री के मोह में इतना पड़ चुके हैं कि आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था और वो उल्टा अपने छोटे भाई विक्रम को जवाब देता था। एक दिन जब राजा शेर सिंह का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है, तभी वहां उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़े। सैनिक, क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो? मैं देख रहा हूँ ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहा हूँ, आखिर इसका क्या कारण है? जी महाराज, आपको सच बताता हूँ, दरअसल मैं ये घोड़े प्रतिदिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो महारानी है वो रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़े को चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर जाती है, और इस तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक की बात सुनता है तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना होगा और इन प्रिय घोड़ों की मैं आज से रखवाली करूंगा। आज से मैं देखता हूँ
आखिर मेरी भाभी कहाँ पर जाती है और क्यों जाती है? सैनिक, तुम जाओ यहाँ से। आज से हम इन घोड़ों की देखभाल करेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तभी राजा का छोटा भाई विक्रम उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? पहले आप बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रही हैं? यह सुनकर रानी हड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम सोचने लगा। रानी इतनी रात को कहीं ना कहीं तो जा रही है और चोरी छुपे अवश्य ही ये किसी से मिलती होगी। ये मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। तभी रानी बिना कुछ कहे घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में वापस जाकर सो गई। आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है। निश्चय ही वो मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही सुबह होगी, मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि वो मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी बात का मेरे पति पर कोई असर ना हो। तभी महारानी ने मन ही मन एक योजना बना ली। जैसे ही राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी रानी जोर जोर से रो रही थी। प्रिय, आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा? रानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पवित्र स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। महारानी, अगर ऐसी बात है तो इसकी सजा विक्रम को जरूर मिलेगी। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ कारण रानी ने राजा के लिए अपनी जान देती थी, इसलिए राजा अपनी रानी पर पूरा विश्वास करता था। राजा को महारानी की इस बात पर भी विश्वास हो गया। राजा ने जैसे ही ये सुना तो उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया। तुमने हमारी पत्नी यानी इस राज्य की महारानी पर अपनी गंदी नजर डाली है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमको मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम आज से इस राज्य से दूर कहीं चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। विक्रम चुपचाप सुनता रहा और राजमहल में से जाने से पहले वो अपने बड़े भाई से कहने लगा, बड़े भाई, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिस पत्नी पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इससे जरा बचकर रहना। तुम इसके प्रेम मोह में इतना पागल हो गए हो कि पूरी प्रजा और अपने छोटे भाई का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, आप इस राज्य के राजा हैं। आपने जो मुझे सजा दी है कि मैं इस राज्य से निकल जाऊं, तो मेरे बड़े भाई, मैं चला जाता हूं। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद रानी बहुत खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। तब फिर उस रात रानी उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो कि उसका प्रेमी था।
अपने प्रेमी से मिलने पर रानी उससे कहने लगी, अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद तुम महल में ही रहोगे। जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। रानी अपने प्रेमी को ये सब कुछ समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वो राजा शेर सिंह से कहने लगा, महाराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ और मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देंगे तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाएगा और मैं अपनी माँ का भी ठीक से ख्याल रख पाऊंगा। रानी भी उस समय वहीं पर थी। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा शेर सिंह ने जब उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, ये व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी ये काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी के उस प्रेमी का नाम अशोक था। अशोक राजा का आदेश पाकर महल में ही काम करने लगा। अब तो रानी को जब भी मौका मिलता वो अपने प्रेमी अशोक से मिलने आ जाती। अशोक और रानी दोनों मिलकर राजा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अपने प्रेमी अशोक से इस तरह से मिलते हुए राजा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है, जब राजा का मन हुआ कि एक बार फिर से जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। जब वह जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही सिद्ध साधु दिखाई दिए जिसने रानी सुनिंदा को जीवित किया था। साधु को देखकर राजा शेर सिंह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की तरफ देखकर कहने लगा, राजन, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में एक फल देना चाहता हूँ। तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जवान बने रहोगे। तुम पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बने रहोगे। राजा ने वो फल साधु महाराज से ले लिया। वो चमत्कारी फल लेकर राजा वहां से वापस चल पड़ा। फल लेने के बाद राजा रास्ते में सोचने लगा, भला मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है? मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, क्योंकि मेरे एक झूठ बोलने के कारण उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को ही खिलाना चाहिए। यदि वो इस फल को खा लेगी तो वो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। कुछ देर के बाद राजा सिद्ध साधु के द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फल को लेकर महल में आ गया। वो अपनी पत्नी सुनिंदा के पास गया और उसे फल देते हुए कहने लगा, रानी जी, तुम इस फल को खाओ। ये फल अगर तुम खाओगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी और तुम्हें कभी भी कोई रोग छू भी नहीं पाएगा।
वो चमत्कारी फल रानी को देकर राजा वहां से चला गया। दूसरी तरफ रानी सुनिंदा अपने पति शेर सिंह से नहीं बल्कि महल के पहरेदार अशोक से प्रेम करती थी। राजा से वो फल लेने के बाद रानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी? मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी अशोक से करती हूँ। इसलिए इस फल को मेरे प्रेमी पहरेदार अशोक को देना चाहिए। वह इस फल को खाकर सुंदर और जवान बना रहेगा। रानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी अशोक के पास गई। उसे फल देते हुए कहा, प्रिय, यह फल बहुत ही खास है। तुम इसे खा लेना, जिससे तुम हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। वो फल अशोक ने अपने पास रख लिया। पहरेदार अशोक असल में नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था, जिसके पास अक्सर वो उनका नाच देखने के लिए जाया करता था। रानी के चले जाने के बाद अशोक सोचने लगा, भला मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा? मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस नाचने वाली को देना चाहिए, जिससे कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद अशोक उस फल को लेकर नगर की नर्तकी के पास जा पहुंचा। वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अशोक ने उस नर्तकी को वो फल दिया और कहने लगा, प्रिय, ये फल बहुत ही खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। फिर वो फल अशोक ने अपनी प्रेमिका नर्तकी को दे दिया और फिर वहां से वापस महल में लौट आया। उसके जाने के बाद चमत्कारी फल को देखकर वो नर्तकी सोचने लगी, मैं भला इस फल का क्या करूंगी? मैं भला इस फल का क्या करूंगी? मेरा जीवन तो पहले ही सुंदरता के कारण एक नर्क के समान बना हुआ है, तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने विचार किया, क्यों ना इस फल को हमारे महाराज को दिया जाए। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है, इसीलिए यह फल मुझे राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा इस राज्य के पालक हैं। वो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे न्याय प्रिय और प्रजा पालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहें, इसी में प्रजा की भलाई है। यदि वो हमेशा जवान रहेंगे तो प्रजा को सभी तरह की सुख सुविधाएं देंगे। ऐसा वो बार बार सोच रही थी। अब उस नर्तकी ने यह निश्चय कर लिया है, वह इस फल को अपने राजा को देगी। नर्तकी उस चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच गई और राजा शेर सिंह के पास जाकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है भला? महाराज, मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही किसी रोग से ग्रस्त होता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा, अरे, ऐसा ही एक फल तो मुझे साधु महाराज ने दिया था। नर्तकी ने जब वो फल राजा को दिया तो फल को देखते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया। फल को देखकर राजा शेर सिंह समझ गया, अरे, ये तो वही फल है जो साधु महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी रानी सुनिंदा को दिया था। लेकिन ये फल इस नर्तकी के पास कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर नर्तकी, तुम्हें ये फल किसने दिया? ये सुनकर नर्तकी हड़बड़ा गई और कहने लगी, महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार अशोक ने दिया है, जो
जो आपके ही महल में पहरेदार का काम करता है। क्या पहरेदार अशोक ने? मंत्री साहबान, तुरंत पहरेदार अशोक को दरबार में बुलाया जाए। वो नर्तकी का प्रेमी अशोक दरबार में आ जाता है। महाराज गुस्से में उसे कहते हैं, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला पहरेदार? हाँ महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर क्रोधित होंगे। मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, मुझे ये फल रानी सुनिंदा ने दिया है। मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उस पर बहुत विश्वास भी करता हूँ, लेकिन रानी मुझे धोखा कैसे दे सकती है? कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और राजा से माफी मांगते हुए कहने लगी, महाराज, ये सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। रात्रि के 2 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके विक्रम को इस महल से बाहर निकलवा दिया। ये पहरेदार भी मेरे कहने पर ही महल में नौकरी करने के लिए आया है। ये सारी बातें सुनने के बाद राजा शेर सिंह ने अपने सैनिकों से उसके छोटे भाई विक्रम को ढूंढने के लिए आदेश दिया। कुछ समय के बाद जब सैनिकों ने उसके छोटे भाई विक्रम को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा शेर सिंह के पास ले आए। मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? आज से इस राज्य के राजा तुम ही हो। तुम ही इस राज्य के भाग दौड़ को संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है। उसकी वजह से अब मेरे मन में उसके प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई भी रुचि नहीं है। नहीं बड़े भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस बात से अनजान थे। इसके बाद राजा ने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। अब वह जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा।